Assalamu alaikum. So today we are going to start our new chapter number 4. It's strategic interaction and social dilemmas. So इसमें हम देखते हैं कि अभी हम क्या और किस तरह लेके चलते हैं कि how different strategic interaction happen, how decision making normally people do decision making at the firm level, at the country level, and different social issues. So अभी इस चैप्टर के अंदर हम ये सारा डिस्कस करेंगे. So it's the introduction of the chapter. The outline of the chapter is about introduction, game theory, types of equilibrium, evaluating outcomes, repeated interaction, sequential and coordinated games. So आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट थ्री कंपोनेंट्स एड्रेस करें और फिर नेक्स्ट थ्री हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. So about the introduction. So we know that from the previous context, individual choose best possible outcome within a given country constraints. जब हमारे पास different constraints आती हैं या अपनी वो क्या कहते हैं कि अपनी हुदूद में रहते हुए या अपनी चादर के अंदर ही हम बेस्ट पॉसिबल आउटकम चूज़ करते हैं. जितनी हमारी इस्तिताअत होती है उसके अंदर ही रहते हुए हम डिफरेंट डिसीजंस करते हैं. उसके हिसाब से ही हमें आगे चलना पड़ता है. सो समटाइम्स द आउटकम डिपेंड ऑन द एक्शन ऑफ अदर्स एज वेल एज ऑन एक्शन ऑफ आवर ओन. सो नॉर्मली डिसीजन तो यही होता है, अगर हम जो मार्केट जा रहे हैं तो हमारे पास जितने पॉकेट में पैसे हैं उस हिसाब से हम परचेजेस करेंगे, या अगर हमने कोई कमोडिटी सेल आउट करनी है तो हम उसका कोई रेट चीज़ डाल देंगे और कह देंगे कि हाँ इतना एटलीस्ट इतने अमाउंट की हमें इसकी सेल हो जाए या इतने अमाउंट पे बिक जाए. सो दैट्स आवर ओन डिसीजन. बट एट टाइम्स व्हाट हैपन कि we also depend upon the decision of others, and this is a reality कि रियल लाइफ के अंदर यही होता है कि हमारा अपना डिसीजन इतना मोस्टली मैटर नहीं करता, बट वी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अदर्स एक्शन कि उनका क्या एक्शन या रिएक्शन है, अकॉर्डिंगली हमारा डिसीजन होगा. सो बेसिक questions that arise over here are: what does the effect that affect decision making, and does this mean that norms and institution matters? So अगर हमारा डिसीजन लोगों के एक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है, सो इससे हमारे अपने डिसीजन पे कितना इफ़ेक्ट आएगा, और क्या इसका ये मतलब है कि इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स रेगुलेशन है या नॉर्म्स हैं, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, क्या उससे इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि नहीं कोई और जो भी एक्शन करेगा तो हमें उसको उसी तरह से लेके चलना होगा. ऑल्दो लाइक if we like it or if you don't like it, but we have to go with it. So does those decisions have been affected by others or by the institutional policies and procedures? This is kind of if you can see a picture over here, so we can know mostly जो decisions होते हैं वो compromise होते हैं due to social dilemmas या social हमारे पास interaction के through. एक कॉमन हमने सेइंग देखी है और ये हो सकता है आपने सुनी भी है, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स. सो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स इज़ व्हाट, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जितने भी सोशल डायलेमास होते हैं उसको हम कहते हैं दिस इज़ काइंड ऑफ अ ट्रेजेडी ऑफ अ कॉमन. ट्रेजेडी ऑफ अ कॉमन में ये है कि रिसोर्स की ओनरशिप सबकी है एंड नो वन टेक्स द ओनरशिप ऑफ दैट रिसोर्स. मीन्स दैट कि रिसोर्स इज फ्रीली अवेलेबल but no one wants to take care of it. Let's suppose हम अगर ट्रेवल करते हैं या हम साइट सीइंग के लिए हिली एरियाज़ में जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी हाँ ये हमारा अपना वतन है और हमारे अपने वतन की बड़ी खूबसूरत वादी है. लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम रीप्लांटेशन करें, दोबारा दरख्त लगाएं, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें. वी इंजॉय दोज थिंग्स बट वी डिडंट केयर्ड अबाउट इट. सो यहाँ पर भी जो पिक्चर में बताया जा रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ शोइंग द अंडरग्राउंड वाटर लेवल. सो इफ यू कैन सी ओवर हेयर, so there are 3 or 4 houses and everyone have dug a bore till the that water level जो deep
क्लीन वाटर है। आजकल दिस इज़ कॉमन, हर एक अपने घर में एक एक बोर लगा लेता है ताकि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग वाटर उनके पास अवेलेबल हो। सो दे हैव डग्ड इट, लेकिन none of them have taken care of how to restore it again. मैं भी निकाल रही हूँ यहाँ से पानी, ये भी निकाल रहे हैं यहाँ से पानी, कोई और भी निकाल रहा है यहाँ से पानी. So this is kind of a common property for all of us, but we are not taking care of it. This is what called tragedy of commons. So in case of social interaction can help explain tragedy of commons and social dilemmas such as climate change. Climate के भी यही हालात है. हमने इंडस्ट्री लगाई, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस की, लेकिन हमने उसको साफ करने की कोशिश नहीं की. किसी और ने इंडस्ट्री लगाई, उसने भी इमिशंस की, अपनी प्रोडक्शन लाइन इन्हांस की, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इससे क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा. सो दिस इज ऑल व्हाट वी कैन से इसका ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. क्लीन एयर को हमने कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन से डंप इन कर दिया और टॉक्सिक बना दिया, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसको साफ कौन करेगा. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहे. दिस इज व्हाट कॉल्ड अ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. सो इस चैप्टर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह की जितने सोशल डायलेमास हैं, सोशल इंटरेक्शन है, उसको वाया द एप्लीकेशन ऑफ अ गेम थ्योरी रिसॉल्व करने की कोशिश करें. सो देयर आर फ्यू डेफिनेशंस जिसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे और फिर हम आगे चलते हैं. So what is social dilemma? It's a situation in which action taken independently by individual in pursuit of their own private objective that result in an outcome which is inferior to some other feasible outcome that could have occurred if people have acted together rather than as an individual. सो ये वो सिचुएशन है, सोशल डायलेमा वो वाली सिचुएशन है कि लोगों ने इंडिपेंडेंटली डिफरेंट एक्शंस लिए फॉर देयर ओन प्राइवेट ऑब्जेक्टिव्स, और जिसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारे पास फिजिबल आउटकम्स आए, लेकिन इन्फीरियर फिजिबल आउटकम्स आए, और इन सब एक्शन के अगेंस्ट क्या हुआ, हमारे पास जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम है वो राइज हुई. जैसे मैंने अभी क्लाइमेट चेंज की आपको एग्जांपल दी थी, इट्स द सेम थिंग. हम सब ने अपनी अपनी इंडस्ट्री लगा ली, हम सब ने अपनी अपनी प्रोडक्शन लाइन एनहांस कर ली, हम सब ने अपने अपने पैसे कमा लिए, बट वी हैवंट थॉट ऑफ दैट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या दैट ऑब्जेक्टिव फॉर जनरेशंस कि हमारी अगली जनरेशन नस्लों के लिए हम गंदी फिज़ा या फिर हवा को टॉक्सिक कर रहे हैं. अच्छा, फिर क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक बाउंड्री में रिस्ट्रिक्ट नहीं होता. नॉर्मली तो जब हम वेस्ट डंप इन कर लेते हैं, जो लैंड पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो तो चले इर्द गिर्द रहता है, या वो जगह साफ कर ली, या जो भी हमने कर लिया. जो हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर, स्टॉक पोल्यूटेंट एंड फ्लू पोल्यूटेंट, सो दैट्स काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ अ स्टॉक पोल्यूटेंट. तो स्टॉक में तो वो पोल्यूटेंट उधर ही रहता है, उधर ही डंप होता है, उसको वहाँ आपकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हम इमिशंस करें तो इट्स अ फ्लो पोल्यूटेंट. फ्लो पोल्यूटेंट मीन वो यहाँ पर भी टॉक्सिकेट करेगा एनवायरनमेंट, और यहाँ से हवा तो घूम रही होती है और सारी दुनिया में वही हवा घूमेगी, तो जहाँ जहाँ वो जाएगी वो टॉक्सिन्स और वो जहरीली गैसें वहाँ मुंतकिल होगी. एक यूके की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की और उन्होंने उसमें देखा कि व्हाट आर द पार्टिकुलेट मैटर, जो असेसमेंट की एयर की, कि एयर के अंदर हमारे पास पार्टिकुलेट्स जो आ रहे हैं या जो जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हैं या किस तरह की कॉम्पोजिशन है. सो व्हेन दे हैव फाउंड आउट their own industry particulates and other countries. So the ultimate result was that the air particulates or air components from China has traveled and came here to UK. So इस तरह से UK से भी चाइना में गए होंगे. So it means they don't have any boundaries. उन्हें किसी जहाज की ज़रूरत नहीं है, किसी सड़क की ज़रूरत नहीं है. They will just flow away from one area to another area, and they can damage different things. So this is how social dilemma of climate change has arisen. आपने ये टर्म भी सुनी होगी, फ्री राइड और फ्री राइडिंग.
सो फ्री राइडिंग में ये क्या है कि बेनिफिटिंग फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर, कि वी वांट टू enjoy a free ride. We like the clean places. We want to enjoy serenity of natural resources, but we don't want to contribute in them. जैसे मैंने आपको हिली एरिया की एग्जांपल दी कि हम जाते हैं, हम इंजॉय करते हैं, लेकिन कभी हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया कि उसकी सफाई के लिए हम कुछ दें. एक टोल टैक्स देते हैं रास्ते में, वो भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट की थ्रू है और वो सड़क के लिए है, वो दैट्स नॉट फॉर स्पेसिफिकली फॉर क्लीनिंग दैट एनवायरनमेंट, but that's just for a toll, road toll. This is a free rider problem. So benefiting from the contribution of others, people are contributing. Let's suppose वहाँ के locals होंगे, हो सकता है वो contribute कर रहे हैं, government contribute कर रही है उसको clean करने के लिए, but we are not cooperating and we are not don't want to contribute. So this is a free rider problem. Example of hardened tragedies and other social dilemmas are around us. If we live with roommates or in family, you know just how difficult it is to keep a clean kitchen or a bathroom. अगर हम इकट्ठे रहते हैं या किसी हॉस्टल में रहते हैं, जैसे कि आप सब लोग को ये इत्तेफाक हुआ होगा, तो इसमें बहुत ही मुश्किल होता है कि वो किचन साफ़ रखा जाए या बाथरूम साफ़ रखा जाए, क्योंकि बहुत रश होता है, एक आ रहा होता है, दूसरा चाह होता है, हर एक इस्तेमाल कर रहा होता है, दोनों बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं. When one person cleans, everyone benefits, but it's a hard work. क्योंकि एक काम करता है, एक साफ करता है, तो सबको वो साफ सुथरा किचन, साफ सुथरे बाथरूम अच्छे लगते हैं. लेकिन it's just the one person that is contributing, and the other person are just enjoying, so they are free riding. So whoever cleans up bear this cost. The others are sometimes called free riders. If as a student you have ever done a group assignment, you understand the cost or effort to study the problem, gather evidence, write up the result is individual, yet the benefit, better grades, higher class standing, or simply the admiration of classmates go to the whole group. So काम एक बंदा करता है, असाइनमेंट में ये भी होता है, एक बंदा या दो बंदे एफर्ट करते हैं, or the other one are a free rider. They just take the free ride and they enjoy it. So this is what called a free ride or social dilemmas are. I hope you would understand it. अब इस यूनिट के अंदर हम यही सोशल इंटरेक्शन और सोशल डायलेमास को हम डिस्कस करेंगे, हम एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन द सिचुएशंस इन विच देयर आर टू और मोर पीपल and the action taken by each person affect both their own outcome and other people outcome. तो एक बंदा अगर कोई एक्शन लेता है तो उसका अपनी ज़ात पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और औरों पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. So this is how we will explain it, कि how it works and what can be the possible solution for it. So game theory is a technique जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लें, ताकि वो फ्री डाइटेड को जो इशू आ रहा है और जिस पे सब डिसहार्ट हो रहे हैं, सो वो ना आए. सो व्हाट इज गेम थ्योरी? Game theory is a branch of mathematics that studies strategic interaction, meaning situation in which each actor knows that the benefit they receive depend on the action taken by all. Game theory are set of strategic models of strategic interaction. So ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है और इसमें हम स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन स्टडी करते हैं कि एक एक्टर की सिचुएशन से दूसरे को कितना बेनिफिट आ रहा है और उसको उसको खुद ही कितना उसका बेनिफिट या लॉस हो रहा है. दिस इज हाउ इट्स कॉल्ड अ गेम थ्योरी. Social interaction is the situation in which the action taken by each person affect other people's outcome as well as their own. When people are engaged in a social interaction and are aware of the ways that the action affect others, we call this a strategic interaction. कि हमारे पास अगर हमें पता होता है कि कोई ऐसे एक्शन होगा जिससे लोगों की ज़िंदगियों पर इफ़ेक्ट आएगा, तो उसको हम कहते हैं कि या उनके किसी एक्शन से हमारे ऊपर इफेक्ट आएगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन और सोशल इंटरेक्शन. A strategy is defined as an action that a person may choose while aware of the mutual dependence of the outcome on their own action. So strategy is kind of a plan that we normally devise to tackle with the social dilemma, या to tackle with that situation.
सो वो एक्शन है या ये वो प्लान है जिसके अगेंस्ट हम काम करते हैं। हम कहते हैं ना हमने ये चाल चली या ये तरीका हमने किया, जो उर्दू में जो हम कहते हैं कि चाल चलना। सो स्ट्रैटेजी इज़ काइंड ऑफ वो चाल के ज़ुमरे में आता है, या वो मुस्तकबिल की जो हम प्लानिंग करते हैं, या हम कहते हैं लाहा अमल जो हमने बयान किया। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी इज़। सो यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसमें देख लेते हैं कि how to use the headlines of last week. So social dilemmas. Using the news headlines last week, identify two social dilemmas that have been reported. Try to use example not discussed above, and for each specify how it satisfies the definition of social dilemmas. So this is your assignment कि आपने ये लास्ट वीक का अखबार लें, पिछले वीक का ले लें, इस हफ्ते का ले लें, स्क्रॉल कर लें नेट के ऊपर, बहुत सी चीज़ें आपके पास सामने आ जाएंगी। उसमें कोई से दो सोशल डायलेमास को हाईलाइट कर दें, रिपोर्ट करें, आइडेंटिफाई करें कि हाँ जी ये सोशल डायलेमा में मैंने यही बताया था। एक्शन किसी और का हो और उसका रिएक्शन जो है या उसका इफेक्ट सबके ऊपर आ रहा हो। सो दिस इज द सोशल डायलेमा। आजकल की सिचुएशन के अंदर तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। अब वो जो भी एग्जांपल्स आपने देनी है एक दो, तो वो जो पिछले मैंने एग्जांपल दिए हैं वो ना हो, इसके अलावा कोई और। पिछली जो हमने एग्जांपल ली दैट वाज काइंड ऑफ अ क्लीनिंग ऑफ अ किचन, क्लाइमेट की बात की हमने, और उसकी बात की हमने क्लासरूम असाइनमेंट की बात की। तो अखबार पढ़ें और उसमें देखें कि कौन सा ऐसा एक्शन था जिसकी वजह से लोगों को इफेक्ट आया है। What is a game? A game is a description of a social interaction and that specify players, feasible strategies, order of play, information and payoffs. So game में ये components हैं. So players वो हैं जो कि उसके अंदर काम कर रहे होंगे या प्ले कर रहे होंगे. Just take the example of a game of a chess. शतरंज की बिसात को देख लें, आगे आमने सामने बैठे होते हैं और वो एक दूसरे के एक्शन को देख लें कि अच्छा जी ये जो चाल चलेगा तो उसके अगेंस्ट फिर मैंने दूसरी चाल चलनी है। फीजिबल स्ट्रैटेजीज, क्या फीजिबल हैं, क्या एक्शन लेंगे, आर ओपन टू द प्लेयर्स, डिफरेंट प्लेयर्स के ऊपर क्या क्या वो चालें चल सकते हैं या क्या क्या तरीक़ों से वो काम कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ प्ले व्हेन द प्लेयर्स चूज देयर एक्शन। ऑर्डर ऑफ द प्ले जब प्लेयर अपना एक्शन चूज करे कि हाँ अभी मैंने आगे मूव करना है या मैंने पीछे मूव करना है। दिस इज व्हाट कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द प्ले। द इंफॉर्मेशन, व्हाट ईच प्लेयर नोज व्हेन मेकिंग देयर डिसीजन, और हर एक को के पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो जिसके अगेंस्ट वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके। पे ऑफ्स आर कॉल्ड द आउटकम्स, व्हाट आर द आउटकम्स that will be for each of the possible combination of action. So payoffs are possible outcomes. So game के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें प्लेयर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी, ऑर्डर ऑफ प्ले होगा कि किस तरह प्लेयर चूज करेंगे अपने एक्शन, इंफॉर्मेशन गिवन होगी, और डिफरेंट पे ऑफ्स होंगे कि इस एक्शन के अगेंस्ट उनको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है या क्या फिजिबल आउटकम क्या है उसका। There are countless examples during war and national catastrophe in which individuals sacrifice their life for others who are not family members and may even be total strangers. These actions are termed altruistic. Altruism, the willingness to bear a cost in order to benefit somebody else. एक हमने फ्री राइडर पढ़ा और एक अब हम अल्ट्रूस्टिक बिहेवियर चेक करेंगे। अल्ट्रूस्टिक सेल्फ सेक्रीफाइस के बिहेवियर यही है कि बाज़ ऐसे लोग होते हैं कहते हैं खैर कोई बात नहीं है, इससे उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो मैं ये काम कर लूँगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज सख्त गर्मी है, सख्त गर्मी में किसी ने सड़क के किनारे खड़े होकर घर से 2-3 ठंडी बोतलें रख दी हैं, उसने कहा कोई नहीं मुझे कुछ, हम तो सवाब की खातिर करते हैं ना सारा कुछ, कि हाँ जी हमें अल्लाह इसका अजर देगा, सवाब देगा। सो दिस इज़ वो जो आपकी इंस्टिंक्ट है जिसमें हम कहते हैं कि नहीं हम औरों के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करें, दिस इज अल्ट्रूइज्म। सो अल्ट्रुइस्टिक
altruism is willingness to bear a cost in order to benefit somebody else. And altruistic self-sacrifice is not the most important way societies resolve social dilemmas and reduce free riding. Sometimes problem can be resolved by government policy. सो सिर्फ ये एक बंदे का एक्शन नहीं होगा कि हाँ वो सेक्रीफाइस करें, अच्छा जी चलें जी मैं ही सफाई कर लेता हूँ, मैं ही कमरा साफ़ कर लेता हूँ, मैं ही किचन साफ़ कर लेता हूँ, मैं ही इंडस्ट्री लगाई है मैं मिशन नहीं करूँगा, फ़िल्टर लगा लूँगा, सो दैट पीपल कैन बेनिफिट. सो एट टाइम्स सोशल इंटरेक्शन या सोशल एक्शन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सिर्फ अल्ट्रोस्टिक बिहेवियर काम नहीं करता, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बनानी पड़ती हैं ताकि प्रॉपर सोसाइटी में प्रॉपरली वो काम कर सकें. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हैव सक्सेसफुली इम्पोर्ट कोटास टू प्रिवेंट द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ stock of coal in the North Atlantic. Altruism is the willingness to bear a cost in order to benefit somebody else. So हम दूसरों को खुश रखने के लिए या दूसरों को फ़ायदे पहुँचाने के लिए खुद ही अगर जो कॉस्ट बेयर करेंगे, दिस इज़ अल्ट्रुइज्म. सो इट्स काइंड ऑफ एन ऑपोजिट ऑफ अ फ्री राइडर. फ्री राइडर में हम कहते हैं चलो ये दे रहा है खर्च कर रहा है बस मैं तो फ्री में काम चला लूँगा, दिस इज़ फ्री राइडर. लेकिन अल्ट्रुइज्म में ये है कि वो जो हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट करते हैं या हम यही कहते हैं कि दिस इज़ काइंड ऑफ हम कहते हैं कि नेक, वो जो हम एक कोट लेते हैं उर्दू की, नेकी कर दरिया में डाल. सो ये वो नेकी है जो हम करके दरिया में डाल देते हैं. हम कहते हैं कि नहीं ये काम मैंने सोशल बेनिफिट के लिए किया और मुझे अगर कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन ये है कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट में साइड पे रख के सेक्रीफाइस करके लोगों को फ़ायदा पहुंचाओ. सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इन अल्ट्रुइज्म. अब हमारे पास ये डिफरेंट हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े जिसमें हम गेम या स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह गेम थ्योरी काम करती है. सो एग्जाम्पल ऑफ साइमल्टेनियस गेम. Imagine two farmers, Anil and Bala. They face a problem. What should they grow, rice or cassava? एक ज़मीन है, लैंड है इनके पास और उसमें दोनों ने राइस और कसावा ग्रो करना है. We assume that they have the ability to grow both types of crop but can only grow one type at a time. Anil land is equally suited for growing rice and cassava. Bala's land is likewise good for producing rice but less suitable for cassava. They both sells whatever crop they produce in nearby village market. On market day, if they bring less rice to the market the price will be higher. Likewise, the price of cassava depends on how much cassava they have grown. अब दो हमारे पास बंदे आ गए, अनिल एंड बाला. उनके पास सेम टाइप का ऑफ लैंड है, ये दोनों राइस और कसावा दोनों ग्रो कर सकते हैं. लेकिन अनिल का क्या है कि उसकी जो एरिया है उसमें वो राइस और कसावा दोनों ग्रो कर सकते हैं, पानी मानी सारा कुछ सिस्टम उसका सही है. बाला का जो लैंड है उसमें वो राइस तो अच्छा प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है कसावा के लिए. कसावा भी एक जड़ी बूटी है, इसको आप काइंडली सर्च करें. ये इट्स काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से इट्स अ प्लांट जस्ट एज हमारे पास चिकंदर की फॉर्म का है, क्योंकि इसमें रूट्स में पाया जाता है. ऊपर बड़ी बड़ी इसकी लीव्स है और नीचे इसकी मोटी मोटी से रूट्स हैं और वो रूट्स जो हैं इट्स मोस्टली अवेलेबल इन अफ्रीका. और वो रूट्स ये निकाल के और फिर उसको बॉईल करके साफ़ करके उससे काइंड ऑफ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च एंड दे यूज़ इट टू मेक ब्रेड, सूप्स एंड वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग. सो दिस इज़ काइंड ऑफ जिस तरह हमारे पास हम पोटैटो ज़्यादा यूज़ करते हैं इस तरह दे नॉर्मली यूज़ दैट कसावा. सो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं. डू सर्च फॉर इट, नेट पे सर्च करें तो आपको इसकी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, देखने को मिलेगा कि हाँ ये है क्या चीज़. सो हम कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ जो हमारे पास क्रॉप्स हैं जिस तरह हमारी वीट और राइस होती है, इनकी कसावा एंड राइस है. सो व्हाट हैपन, अनिल एंड बाला दे बोथ कैन ग्रो राइस एंड कसावा. अब अगर वो प्रोड्यूस करते हैं और आगे करीब जाके मार्केट में बेचते हैं, जिस दिन उनके पास जब वो राइस कम लाते हैं मार्केट में तो उसकी प्राइस वो हायर चार्ज करते हैं और जिस दिन वो कसावा कम लेके आते हैं तो इस तरह
उनकी प्राइस हाई चार्ज करते हैं। सो वो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो कंट्रोल करते हैं। To simplify the model, we'll assume that there are no other people involved or affected in any way. The selection in which crop grow is in the only decision that Anil and Bala needs to make. They interact just once. This is called a short game, and it's a simultaneous game. The players make their decisions simultaneously, not knowing what other person have decided. They know exactly what would happen in each possible outcome. ये उसकी डिफरेंट एजम्पशन है कि उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, कोई और क्रॉप भी नहीं है, ये दो क्रॉप हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं सिर्फ एक ही दफ़ा एक साथ एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। दैट्स काइंड ऑफ वन शॉट गेम। और साइमल्टेनियस गेम, इनके डिसीजन अपने अपने डिसीजन होते हैं और उनको ये नहीं पता कि दूसरे का क्या डिसीजन है, लेकिन अपने हिसाब से वो डिसीजन ले रहे होते हैं। और उनको पता भी है कि अगर ये डिसीजन जो लेंगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो आउटकम भी इनको पता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ काइंड ऑफ गेम थ्योरी में जो हम एक चक्कर बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, ये वो है। अगर हम ऊपर देख लें टॉप के ऊपर हमारे पास कॉलम्स के अंदर बाला का अगर हम ले लें, इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय पर्पल, राइस एंड कसावा दे कैन ग्रो, और इसमें इसकी अनिल की पॉसिबल आउटकम्स हैं कसावा एंड राइस की। अगर दोनों के दोनों राइस प्रोड्यूस करते हैं, सो व्हाट हैपन, बोथ प्रोड्यूस राइस एंड देयर इज अ ग्लट ऑफ राइस, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कसावा। ग्लट ऑफ राइस अबंडेंस ऑफ राइस, और वो लो प्राइस के ऊपर सेल करेंगे, और शॉर्टेज कसावा की आ जाएगी। So in case they both are selling, producing rice, so what will happen? Anil, the possible outcomes are Anil will get 4 and Bala will also get 4. अब दूसरा केस ले लेते हैं। अगर बाला जाता है प्रोडक्शन ऑफ कसावा के लिए और अनिल जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस, सो देयर इज़ नो मार्केट ग्लट, हाई प्राइसेस फॉर बोथ क्रॉप्स, क्योंकि एक ने कसावा प्रोड्यूस किया, दूसरे ने राइस प्रोड्यूस किया, तो क्या होगा कि कंपटीशन भी नहीं है, अबंडेंस भी नहीं है, और प्राइसेस दोनों क्रॉप्स की हाई हो जाएंगी। बाला प्रोड्यूसेस द क्रॉप फॉर विच हिज लैंड इज अनसूटेड। हमने पिछले देखा था कि कसावा के लिए उसका लैंड सूट नहीं कर रहा, राइस के लिए सूट कर रहा है, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रहा है cassava and the other is producing rice. So what are the possible outcomes? So the possible outcomes for the first one is Anil will get 6 and Bala will get 3. Now checking the third outcome, if Anil is producing rice, Bala is producing rice and Anil is producing cassava. So now there is no market glut and high prices for both crops. क्योंकि Anil is what we can say, his land is sufficient. His land is sufficient for producing cassava. It's suited for producing cassava. So that's why इन दोनों में भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा दूसरे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, सो मार्केट में कंपटीशन भी नहीं होगा और दोनों में प्राइसेस हाई होंगी. सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? So both of them are getting 6. Now if we are taking cassava for both, so we know that Bala is not, the land is not suited for producing cassava, and what will happen, they will be producing abundance of cassava, so there will be a kind of if there is abundance of cassava, so they will be selling it on low price and rice shortage will occur. So what will be their possible outcomes? They will get 5 and 2. Both of them will get 5 and 2. This is kind of a game theory or game chart जिसमें हमारे पास different outcomes आ जाती हैं. अब if we go back and see the assumptions, तो उसमें हमें पता है कि इनको अपने possible outcomes भी पता हैं कि how much they will get. So they know कि if Anil is producing, Bala knows if both are producing rice, so they will not get this much. If both are producing cassava, so they will not catch this much of outcome. But if we are getting if we are producing the things in which we are specialists, so we will get more of the product. 6 and 6. अब इस चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस चक्कर के अंदर भी मैक्सिमम जो आउटकम्स आ रहे हैं 6 राइस एंड कसावा के, अनिल एंड बाला के, वो मैक्सिमम है.
So at that time they will try to stick to that one strategy. तो तीन strategies आ गई जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा outcome है, so they will try to get this strategy, will adopt this strategy. This is the explanation of what we've just done. So because the price falls when the market is flooded with one crop, the payoff to the two farmers are lower in cases when both produces the same crop than the case when they produce different crop. So pays off will be high in case when both of them specialize in their specialist producing crop. So Bala is specialist in rice and Anil will Bala will specialize in rice and Anil will specialize in cassava because of its land. This is one of the question. Let's suppose in a simultaneous one shot game में जैसे हमने पिछले देखा था कि एक ही दफ़ा उनका interaction होता है. So kindly choose the correct answer. A player observes what others do before deciding how to act. A player can change their action after observing what other players have chosen. Players coordinate among themselves to choose the action that lead to mutually beneficial outcome. A player chooses an action taking into account the possible action that other players can take. So these are 4 different options and you have to choose the correct 1 or 2 answers. Coming towards the equilibrium. So equilibrium के अंदर अगर हम देखते हैं कि how to get to the equilibrium point and how to get to that strategy जिसमें सबके लिए ही beneficial होगा. So we'll analyze the same situation जिसमें हम best response कोशिश करेंगे कि find करें. ये हमारे पास possible outcomes आ गई थी 4, 4, 3, 6, 6, 6 and 2, 5 की. So best response in game theory, a player's best response is the strategy that will bring about player's most preferred outcome given the strategy adopted by the other player. So यहाँ पर जो best response है वो मेरे हिसाब से यही बन रहा है कि इसके अंदर दोनों के का आउटकम 6-6 आ रहा है कि one Bala will produce rice and Anil will go for cassava. This is one of the best response. So what is Nash equilibrium? So that best response is termed as a Nash equilibrium. So in game theory, we set a strategies in which each player plays a best response to the strategy of the other player is called a Nash equilibrium. So यहाँ पर best response ये है कि they are getting the maximum output or maximum outcome of it. So इसको हम कहेंगे कि this is a Nash equilibrium. So Nash equilibrium for this game is Anil will choose cassava and Bala will choose rice. Equilibrium is a situation in which model outcome that is self-perpetuating. If the outcome is reached, it does not change unless an external force disturbed it. By an external force, we mean something that is determined outside the model. अब इसमें तो हमने assume किया था कि keeping the rest of the things constant. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इधर ही एक्सटर्नल फोर्स यही फ़िलहाल एक्ट नहीं करी और यहाँ पे इक्विलिब्रियम 6-6 के ऊपर सेट हो. अगर बिलफर्ज ये होता है कि एक्सटर्नल फोर्स ये आती है कि बारिशें सही नहीं हुई, राइस की पैदावार अच्छी नहीं हुई, सो मे बी दे विल ट्राई बाला विल ट्राई टू लाइक मूव फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ऑफ कसावा या फ्लड की वजह से उसके सारे के सारा लैंड बह गया और वो production सही नहीं हुई, so then they will go for some other option. So this is how, लेकिन ये है कि best possible equilibrium वही situation है जिसमें हम वापस ही दोबारा उस center point के through आ जाते हैं. Even just as take the example of a seesaw, पार्क में तो देखा होगा, या बैलेंस की अगर हम ले लें तो एक साइड पे अगर हमने वेट ज़्यादा कर दिया है दूसरी साइड पे कम है तो वो ऊपर नीचे होता जाएगा. सो इसी तरह मार्केट के अंदर भी जो इक्विलिब्रियम होगा, अगर दोनों साइड पे चीज़ें सेम आ रही हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल रहेगा. लेकिन अगर एक साइड पे भी कोई भी फैक्टर आया तो उसकी वजह से वो अनस्टेबल होगा. लेकिन वापस ही नॉर्मली मार्केट की ये खूबी है कि वापस वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोबारा सही फॉर्म में आ जाता है. Now there is a question for you. Choose the correct answer. Adam liked going to the cinema more than watching football.
Bala, on the other hand, prefer watching football to going to the cinema. If one person chooses their favorite activity and other person prefer to spend time together rather than spending an afternoon apart, the following table represented. So Bella and Edmund, they both are, and depending on their choice of activity, first number is Adam's choice enjoyment level, while the second number is Bella's. सो यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं ये इसकी इंजॉयमेंट लेवल है. बेलास जो है वो फुटबॉल को प्रेफर करती है. फुटबॉल और सिनेमा उसकी प्रेफरेंस नहीं है. जो कि वो जा रही है, बेला जो है वो फुटबॉल को पसंद करती है, सो इसके पॉसिबल आउटकम फुटबॉल के ज़्यादा हैं. देखिए 5 and 3. सिनेमा उसकी लीस्ट आउटकम्स हैं या लीस्ट फेवरेट हैं. सो दैट्स 1 and 2. सिमिलरली एडम जो है उसको फुटबॉल नहीं पसंद लेकिन उसको सिनेमा पसंद है. सो दैट इज़ 3 1. एंड ओवर हेयर इट्स 3. बोथ आर फुटबॉल, लेकिन सिनेमा इसको पसंद है, तो यहाँ पर इसके मैक्सिमम आउटपुट आ रहे हैं 4 and 6 दोनों मैक्सिमम आ रहे हैं. So अब हमने क्या करना है, following table is representing it. So based off the information above, we can conclude that Adam would be better off choosing football regardless of whatever Bella chooses. So Adam जाएगा, better off होगा कि अगर वो जाएगा, एक को फुटबॉल पसंद है, दूसरे को सिनेमा पसंद है. अब फुटबॉल किसको पसंद है? फुटबॉल बेला को पसंद है और एडम को सिनेमा पसंद है. अब कोई ऐसा आउटकम हो जिसमें दोनों बेटर ऑफ हो, जो नैश इक्विलिब्रियम के ऊपर है, तो वो वाला पॉसिबल आउटकम जिसमें दोनों आउटकम्स आ रहे हैं, वो स्ट्रेटजीज आ रही हैं, वो ये हैं. सिनेमा एंड फुटबॉल इस पॉइंट पे आ रहा है और सिनेमा और फुटबॉल इनमें आ रहा है. अब सिलेक्शन कौन सी होगी लोगों की इनमें से? इसमें ये वाले प्रोड्यूस करेंगे. चूँकि बेला को फुटबॉल पसंद है पहले, तो उसको इसका ये मैक्सिमम स्ट्रेटजी आएगी, या ये उसको इंजॉयमेंट लेवल, उसका जो इंजॉयमेंट लेवल है वो यहाँ ज़्यादा है. और यहाँ पर सिनेमा, एडम को सिनेमा पसंद है, तो उसका इंजॉयमेंट लेवल यहाँ पर ज़्यादा है. सो दे विल ट्राई टू स्टिक टू दिस, एंड इट, इन अदर वर्ड्स, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड अ Nash equilibrium for it. Adam would be better off choosing football regardless of whatever Bella chooses. Nash equilibrium is cinema football. In other words, Adam chooses cinema, Bella chooses football. ये वाला. The Nash equilibrium yields the highest possible enjoyment level for both players. Neither player would want to deviate from Nash equilibrium. सो पॉसिबल जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उसकी ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि ये वो मैक्सिमम लेवल है शी कैन गेट, ऑल्दो शी कैन गेट्स फुट मैक्सिमम आउटकम ओवर हेयर, लेकिन चूँकि एडम का इंजॉयमेंट लेवल कम है, सो यहाँ से वो बेहतर होगा कि ये अपने फुटबॉल पे चला जाए और ये अपना सिनेमा देखे, तो बेहतर है दे विल गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. अब हु वाज नैश? जॉन नैश जो था 1928 से 2015 तक, उसने अपना डॉक्टोरल थीसिस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एट द एज ऑफ 21 ईयर्स उसने कंप्लीट किया था, और वो सिर्फ 27 पेजेस का था. हम जो थीसिस लिखते हैं पीएचडी का, तो वो 100 पेजेस से कम तो होता ही नहीं है. 100 इज़ द व्हाट वी कैन से मैक्सिमम पेजेस, मिनिमम पेजेस, उससे ज़्यादा हो उससे कम ना हो, और वर्ड काउंट अलग से होता है. उसने सिर्फ 27 पेजेस का डॉक्यूमेंट दिया और उसके ऊपर उसको डिग्री मिल गई पीएचडी की. सो व्हाट ही डन, ही प्रपोज्ड एक्चुअली एट गेम थ्योरी ओवर हेयर. सो yet it advanced game theory, then little known branch of mathematics, in a way that led to dramatic transformation of economics. He addressed the question, when people interact strategically, what would one expect them to do? His answer was that we now call a Nash equilibrium, in which each person's strategy is to do the best they can for themselves given the strategies of all players. So इस PhD के थीसिस में उसने ये स्ट्रैटेजी दी थी कि पीपल इंटरैक्ट कैसे करते हैं स्ट्रेटेजिकली,
उनको पता है कि लोग किस तरह से सोचते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, तो अकॉर्डिंगली वो बेस्ट पॉसिबल आउटकम की तरफ जाते हैं। ये नहीं होता कि हम कहते हैं नहीं नहीं उसको छोड़ो बस मेरा जो फ़ायदा हो, लेकिन हमारे पास सोशल इंटरेक्शन इसी फॉर्म में कहते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, थोड़ा तुम कर लो, तुम्हें भी फ़ायदा हो जाएगा मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। हम वो अल्ट्रूसिक बिहेवियर भी हमारे पास आ जाता है, फ्री राइडर की तरफ भी हम जाते हैं, लेकिन काइंड ऑफ अ मिक्स स्ट्रैटेजी आती है कि उसमें विन विन सिचुएशन हो दोनों पार्टीज के लिए, दोनों उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, इंस्टेड कि किसी एक को बेनिफिट मिले और दूसरे को नुकसान मिले। Nash proved that an equilibrium must exist in a wide general class of games where players could have any goal whatsoever. They could be selfish, altruistic, spiteful, fair-minded. For instance, his proof was remarkable because distinguished mathematicians of the 20th century, such as Emil Borel and John Vaughan, had tackled the problem without getting very fair. This result is useful because strategies can be very complicated. Specifying a complete plan of action for any situation could possibly rise. So this is how it has happened. और उसने फिर उसको प्रूव किया, मैथमेटिकली भी उसको प्रूव किया कि ये इस तरह से हो सकते हैं, जैसे उसने डिफरेंट डिफरेंट उसके आउटकम्स बताए नंबर्स के फॉर्म में। Nash का जो है all the number of distinct strategies in chess is greater than a number of atoms in the known universe. We know that the chess has a Nash equilibrium, although not whether the equilibrium involve a win for white or a win for black or a guaranteed withdrawal. लेकिन फिर भी वह स्ट्रैटेजी लोग वही अडॉप्ट करते हैं जिसमें दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। अभी हमने Nash equilibrium पढ़ा कि what is Nash equilibrium, अब हम dominant strategies पढ़ेंगे। So what is dominant strategy? Dominant strategy is the best response of player, and it's always the same strategy regardless of the strategy of other players. This is what called a dominant strategy. Dominant strategy equilibrium is a Nash equilibrium in strategies of all pairs are the same. So यहाँ पर क्या डोमिनेंट स्ट्रैटेजी होगी, वही बाला और अनिल की एग्जांपल है राइस एंड कसावा की। सो इनकी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी एक्चुअली वो नैश इक्विलिब्रियम ही होगा जो यहाँ पर है, कि उसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ये भी राइस प्रोड्यूस करेगा तो उसको आउटकम 6 है, और अनिल का कसावा प्रोड्यूस करेगा तो उसका आउटपुट 6 है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। सो गेम थ्योरी के अंदर हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। ये 4 किस्म की स्ट्रैटेजीज हैं डिफरेंट लोगों के लिए कि क्या वो प्रोड्यूस करें, और डिफरेंट आउटकम्स हैं। सो इसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट जिस स्ट्रैटेजी से आता है तो उसको हम कहते हैं, दोनों पार्टीज को मैक्सिमम जब बेनिफिट मिलता है कहते हैं ये नैश इक्विलिब्रियम है, और इसी को हम उसकी डोमिनेंट इक्विलिब्रियम की स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। अब एक हमने कहा डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज, दूसरा हम कहते हैं प्रिजनर्स डायलेमा। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी के अंदर हम कहते हैं कि सबको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। प्रिजनर डायलेमा जो है वो इट्स काइंड ऑफ एन ऑपोजिट ऑफ इट। प्रिजनर्स डायलेमा में हम कहते हैं कि हमको कम से कम नुकसान हो। दो किस्म के हम डिसीजंस लेते हैं ना, या हम कहते हैं कि बहुत बहुत फ़ायदा मिले, या हम कहते हैं कि कम से कम नुकसान हो। जैसे कि हम कोई इंडस्ट्री भी सेटअप करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक करते हैं। तो इफ़ यू रिमेंबर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ा था कि हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ जाते हैं या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। सो जस्ट थिंक कि जो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की स्ट्रैटेजी है उसको हम नैश इक्विलिब्रियम के थ्रू या डोमिनेंट स्ट्रैटेजी के एंगल से देख रहे हैं, और जो हमारे पास कॉस्ट मिनिमाइजेशन की स्ट्रैटेजी है तो उसको हम प्रिजनर्स डायलेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सो नैश इक्विलिब्रियम में हम सबका वेलफेयर चाह रहे हैं, और प्रिजनर डायलेमा में हम कह रहे हैं कि कम से कम नुकसान हो। सो व्हाट इज प्रिजनर डायलेमा? Prisoner's Dilemma is a game that has a dominant strategy equilibrium but has an alternative outcome that given a higher payoff to all players. So Nash equilibrium is not Pareto efficient. The name of this game comes from a story about two prisoners. We call them Thelma and Laus, whose strategies are either to accuse the other in a crime that the prisoner may have committed together, or deny that the other prisoner was involved. If both
Thelma and Laus deny, they will receive 1 year sentence for a less serious crime. And if one person accuses the other while the other denies, the accuser will be freed immediately, where the other person gets a long jail sentence of 10 years. Lastly, if both Thelma and Laus choose accusers, meaning each implicate the other, they both get a jail sentence. This sentence reduced from 10 years to 5 years because of their cooperation with the police. The payoffs of the game is shown in the table. So दो हमारे पास अब इसमें क्या है, दो prisoners हैं, दो दो मुजरिम हैं हमारे पास, एक लाउस है और एक थेल्मा है। अब इन्होंने क्या करना है कि इनके पास दो स्ट्रेटेजीज हैं। या तो ये इनकार करने के नहीं जी हमने तो कुछ भी नहीं किया जी, हम हम बहुत ही हम तो फरिश्ता सिफत हैं और हमने कुछ भी नहीं किया। या ये करें कि वो किसी और पे अपना अपना इल्ज़ाम किसी और के सर पे डाल दें। लूज क्या है कि नहीं जी मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो यही था जिसने मुझे बहकाया था और और थेल्मा ने ही सब कुछ किया था, मैंने तो कुछ नहीं किया था। तो अगर वो डिनाई करते हैं, इन केस वो डिनाई करते हैं, दोनों कहते हैं कि नहीं जी हमने किया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, तो दोनों को एक एक साल की वो क्या कहते हैं कैद हो सकती है या एक एक साल ही उनको सजा मिल सकती है। लेकिन अगर लउस क्या करे कि लउस क्या है कि नहीं छोड़े मैं तो फारग हो जाऊंगा, ये जाने इसका काम जाने, तो व्हाट विल हैपन, ये तो उसी वक्त रहा हो जाएगा, लेकिन थेल्मिया जो है उसको पकड़ दिया जाएगा, उसको 10 साल की कैद हो जाएगी। सिमिलरली अगर यही लउस की स्ट्रैटेजी थेल्मिया ले ले कि वो उसको डिनाई कर दे, वो क्या है कि जी नहीं जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो मैंने तुझे कुछ कुछ नहीं किया, अक्यूज करे दूसरे को लउस को कि जी ये काम तो सभी उसी ने किया है, तो अब वो क्या है उस पर इल्ज़ाम तराशी कर दे, उसने इल्ज़ाम डाल दिया है, या वो कहते हैं वादा माफ गवाह बन जाए। जो वादा माफ गवाह बनते ही ये तो फारग हो जाएगा, लेकिन उस दूसरे को 10 साल की कैद हो जाएगी। और या ये दोनों एक दूसरे को अक्यूज करें, वो कह रहे नहीं मैंने नहीं किया, दूसरा कह मैंने नहीं किया, उसने किया है इसने किया है, एक दूसरे के ऊपर ही इल्ज़ाम तराशी करें, तो दोनों को 5-5 साल की कैद मिलेगी। अब गेम थ्योरी में अब हमने क्या देखना है कि इनको पता है कि अगर हम दोनों मुनकर हो जाते हैं या हम कहते हैं कि नहीं हमें तो पता ही नहीं है, तो क्या होगा कि दोनों साल की कैद गुजार के दोनों रिहा हो जाएंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो कोई एक 10 साल जाएगा, दूसरा फारग हो जाएगा जिस पे साबित हुआ। और अगर दोनों ही एक दूसरे पे तराशियाँ करें, इल्ज़ाम तराशियाँ, तो दोनों को 5-5 ईयर्स की सज़ा मिलेगी। सो अब इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, अब यहाँ पे अब हम समझने की बात है। वहाँ पे हम मैक्सिमम बेनिफिट की तरफ जाते थे, यहाँ पे हम जाएंगे मिनिमम लॉस की तरफ। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम हम देख लेते हैं, मिनिमम लॉस हम देख लेते हैं, यहाँ पे 10:1 ये काफ़ी हाई है, 10:0 ये भी हाई है, 5 is again high है. So we'll try to focus on this one. So both of the prisoner will try to deny. अगर दोनों ही deny करेंगे तो ये इनको पता है कि दोनों को थोड़ा थोड़ा थोड़ी कैद हो जाएगी और बस फिर उसके बाद फारग कर देंगे. So their strategy will be to deny. Both of them should deny. मानेंगे नहीं बात. So if both of them will deny, so they will, what will happen? They will both be freed. So imprisonment in Denmark, dominant strategy of equilibrium outcome is worse for both the opposition. अब यहाँ पर अगर हमने इसकी dominant strategy ले ली, dominant strategy क्या थी, वो इसका worst outcome है, जो हमने कहा था कि 5-5 के फॉर्म में आ गया, दोनों को जो लास्ट कॉर्नर में इस साइड पे कॉर्नर पे था, तो 5-5, तो ये उनकी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी में जो मैक्सिमम आउटपुट आता है, इसमें दोनों वर्स्ट ऑफ हो जाएंगे। सो हमारे पास यहाँ पर प्रिजनर्स डायलेमा में अब हमने वो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है अडॉप्ट करनी, वो दोनों क्या करेंगे, दे विल कोऑपरेट विद वन अनदर एंड दे विल डिनाई. If they will deny one another, so what will happen, they will, both of them will get less amount of imprisonment. So ये इनकी strategy ये होनी चाहिए. So our story about Thelma and Laos is hypothetical, but the prisoner dilemma applies to many real problems. An economic example, mutually beneficial strategies is generally termed cooperation, while the dominant strategy is called defect. Note that cooperation is simply
a name for beneficial strategy. It does not mean that they have somehow reached an agreement on how they play. Even the players can discuss the strategy beforehand. The rules of the game are that they make independent decision. डिसीजन इनका अपना होता है लेकिन मोस्टली वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से यही सोच रहे हैं कि अगर वो दोनों डिनाई कर लेंगे जो म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा तो उसी के थ्रू जाएंगे, और अगर वो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी एक्यूजेशन पे चलेगा तो दोनों को जो दैट इज काइंड ऑफ अ वर्स ऑफ स्ट्रेटेजी. अब जो डिनाई की स्ट्रेटेजी है, म्यूचुअली बेनिफिशियल स्ट्रेटेजी है, उसको हम नॉर्मली कॉपरेशन कहते हैं इन रियल टर्मिनोलॉजीज, और उसी को लेके सारे बिजनेसेस और चीज़ें होती हैं. लेकिन अगर म्यूचुअली बेनिफिशियल किसी एक्विजिशन के ऊपर चले जाए डोमिनेंट स्ट्रेटजी पे, फिर एक को नुकसान होगा दूसरे को फायदा होगा. So external effect and externality. Normally external effect occur when a person action confer or benefit or oppose a cause to other. एक्सटर्नलिटी तो आपने पढ़ी होगी. एक्सटर्नलिटी का यही मतलब है कि एक थर्ड पार्टी का जो इफेक्ट आपके ऊपर आ जाए, बाई साइडेड के ऊपर. टू पर्सन्स आर लेट्स सपोज स्मोकिंग एंड द थर्ड वन इज पासिंग बाय. सो दो पर्सन तो स्मोक कर रहे हैं, उनको तो नुकसान आ ही रहा है, लेकिन तीसरा उनके साथ ऐसे ही खड़ा है, गपशप लगा रहे हैं, तो उसको भी उनकी कंपनी की वजह से नुकसान आ रहा होगा क्योंकि वो स्मोक वो भी अंदर इनहेल कर रहा होगा. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एन एक्सटर्नलिटी. सो एक्सटर्नल इफेक्ट जितने भी होंगे उसमें कॉस्ट और बेनिफिट दोनों आ सकते हैं. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करते हैं जो हम. सो प्रिजनर्स डायलेमा के अंदर अगर हम देखें तो इमेजिन अनील एंड बाला आर नाउ फेसिंग अनदर प्रॉब्लम. Each is deciding how to deal with pest insects that destroy the crop they cultivated in the adjacent field. Each has feasible strategies. अब वही अनिल और बाला की एग्जांपल ले लें, राइस और कसावा की. अब उन्होंने एक और इनके सामने एक मसला आ गया, वो ये है कि इन्होंने इनकी खेतों के ऊपर पेस्ट ने अटैक कर दिया है और क्रॉप्स को तबाह कर दिया है. अब उनकी पॉसिबल क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? फर्स्ट वन इज टू यूज एन इनएक्सपेंसिव केमिकल कॉल्ड टॉक्सिकटाइड that kill every insect for miles around. Toxitide also leak into water supply that they both use it. ये सादा सा ही केमिकल है जिसकी वजह से वो क्या होगा कि तमाम के तमाम अच्छे बुरे हर किस्म के इंसेक्ट एक तो मर जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि जो वहाँ का जो पानी होगा वो भी कंटामिनेट हो जाएगा. दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि दे गो विद इंटीग्रेटेड पेस्ट control in which beneficial insects are introduced to the farm. The beneficial insect eat the pest insects. So अब क्या होगा? इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल ये है कि और इंसेक्ट वहाँ पे खेत में डाल दिए जाएं जिसकी वजह से वो जो बैड पेस्ट हैं वो उनको खा ले और उसकी वजह से इनके फसल बच जाए. काम दोनों यही कर रहे हैं कि पेस्ट को कंट्रोल करें. एक का जो टॉक्सिटाइड अगर उन्होंने यूज़ किया तो उसमें यह होगा कि वो वाटर को भी कंटेमिनेट कर रहा है और अच्छे बुरे हर किस्म के पेस्ट को मार रहा है. और जबकि इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल से ये है कि उनकी स्ट्रेटजी पेस्ट तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन ये होगा कि और पानी का नुकसान नहीं होगा. अब इसकी कॉस्ट है, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल जो है ये कॉस्टली है और ये वाली इनएक्सपेंसिव है. ये हमारे पास उसकी डिफरेंट आउटकम्स आ रही हैं. So IPC is integrated pest control for Bala and for Anil. So beneficial insect will spread around both field eliminating pest and no water is contaminated. So इसमें outcomes हमारे पास आ रही हैं 3 and 3 की. जबकि अगर एक अनिल IPC की तरफ जाता है और दूसरा टॉक्सिक टाइट की तरफ जाता है तो ये जो होगा वो हर किस्म के पेस्ट को किल कर लेगा और वाटर कंटेमिनेशन भी हो जाएगी, उसमें वाटर कंटेमिनेशन के भी चांसेस हैं. लेकिन अगर इसने आईपीसी किया तो यहाँ पे वाटर कंटेमिनेशन नहीं होगी, वो कम हो जाएगी. दोनों ने तो यूज़ नहीं किया ना, एक ने यूज़ किया. सो एक जब यूज़ करेगा तो उसको तो फ़ायदा आ गया लेकिन दूसरे को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. नेक्स्ट इज़ आईपीसी एंटाइड. इसमें यह है कि ये इन्वर्ट हो गया, ये वाटर कंजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं, कंटेमिनेशन लिमिटेड हो जाएगी और टॉक्सिसाइड से पेस्ट कंट्रोल हो जाएंगे. एक लास्ट स्ट्रेटेजी जो ये है कि टॉक्सिटाइड अगर दोनों इस्तेमाल करें तो दोनों को दो दो का लेट्स सपोज फ़ायदा होगा, पेस्ट सारे के सारे कंट्रोल हो जाएंगे. लेकिन ओवरऑल जो सोशल डायलेमा उन्होंने क्रिएट किए या सोशल लॉस हुआ, एक्सटर्नलिटी आई मार्केट के अंदर, वो यही है कि टॉक्सिटाइड की वजह से
इन्वायरमेंट या सारे के सारे गुड एंड बैड पेस्ट सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब इसमें बताएं इसमें प्रिजनर्स डायलेमा क्या हो सकते हैं। हम कह रहे थे कि कम से कम नुकसान हो, तो कम से कम नुकसान में क्या है, क्या आउटपुट हो सकती है। कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो। So either they will go for IPP, integrated pest control, both of them will go, or either they will go for Tuxetyde. दोनों में पेस्ट कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है और यहाँ पे इसका लॉस ज़्यादा है। सो मोस्टली हम क्या कहेंगे कि कम से कम लॉस हो, तो कम से कम लॉस में हम मोस्टली यही होगा कि लोग IPC के थ्रू जाएं, ताकि इनको आउटपुट ऑल दो कम है लेकिन इन्वायरमेंट का बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है, इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दे विल गो फॉर इट। और यहाँ पे इसका आउटकम भी 3-3 आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है। ये बहुत ही एक अच्छी वीडियो है, प्रिजनर डायलेमा। दिस इज अ UK TV quiz and it shows golden balls. Two players are having the chance to split a cash prize. अब उनको दिया गया है कैश प्राइस और वो कह रहे हैं कि किस तरह कम्युनिकेट करें ताकि दोनों को कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाए। अब यहाँ पर इसकी लिंक है, काइंडली इसको क्लिक कर लीजिए, ये देखें। और वंस यू डू इट, सो देन यू ट्राई टू solve this exercise. Draw a pair of matrix to represent the game described in the video. Players' feasible action payoff under each possible outcome, ignoring the communication round. With reference to payoff matrix, you drew the final outcome of this interaction. Explain the reasoning behind the first player. And how do you think the two players' behavior in the communication round are their actual choice would differ if the player were friend rather than strangers. So normally यहाँ पर ये एक वो रियल लाइफ सिचुएशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें दोनों बैठे हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने के चक्कर में है। सो ये काइंडली अब इसकी स्टोरी मैं नहीं बताती, सो दैट आप इसको देखें और ख़ुद ही इसकी असेसमेंट करें, और ये वाला क्वेश्चन आपने इसके अगेंस्ट करना है। सो दैट्स इट फॉर माय साइड। आज हमने जो 3 कंपोनेंट किए, हमने इंट्रोडक्शन किया, फिर हमने गेम थ्योरी बताई और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स किए, और देन हमने आखिर में जो हमारा थर्ड कंपोनेंट था इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अंदर हमने डोमिनेंट स्ट्रैटेजी और प्रिजनर डायलेमा ये सारे हमने एक्सप्लेन किए। सो इसके अंदर हमारे पास 3 से तकरीबन 2 से 3 असाइनमेंट्स हैं, वो आप लोगों ने करनी है। सो काइंडली गो थ्रू द स्लाइड्स, गो थ्रू द लेक्चर मटेरियल, वीडियो देखें, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो बार बार देखें, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और फाइनल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।